नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 240 वाली भाजपा दिल्ली में आज भी मनमाने तरीके से सरकार चला रही है। आज भी देश में सरकारी फरमानों से दर्जनों जाने जा रही हैं, बेपरवाह है। एक दो लाइन की विज्ञप्ति भी, शोक संवेदना कुछ भी जारी करने को तैयार नहीं। वजह, बहुत सारे लोग मोदी से सवाल करते हैं, अमित शाह से करते हैं, ज्ञानेश कुमार से करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जब वजह को और थोड़ा तार्किक रूप से पीछे लेकर जाते हैं, तो वहां दो किरदार नजर आते हैं, जिनकी बदौलत नरेंद्र मोदी इस देश में लोकतंत्र और संविधान को आंखें दिखा रहे हैं। और लोकतंत्र और संविधान पर उनकी वक्र दृष्टि है, कुदृष्टि है। और वो सिर्फ दो नाम कौन से हैं? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की स्थिति पर तो चर्चा करना अब बेवजह है, बेमानी है। जो व्यक्ति मोदी के चरणों में गिर जाए शपथ लेने के बाद, राजनैतिक रूप से सुपर सीनियर, सीनियर नहीं सुपर सीनियर है नीतीश कुमार, और मोदी के चरण में गिर जा रहे हैं, तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी अभी चुनाव हुए, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, जो अभी नख से सिख तक सियासी रूप से तंदुरुस्त हैं, उन्होंने भी घुटने टेक दिए। तो आज नहीं तो कल खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, और सियासी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, उसके अलावा कुछ बात नहीं कर सकते। और उसकी शुरुआत हो गई। मोदी और ज्ञानेश के चक्कर में चंद्रबाबू नायडू भयंकर फंस गए हैं। राहुल के सिपाही यानी वो नौजवान कार्यकर्ता चंद्रबाबू के ही सामने, उन्हीं के गढ़ में सड़कों पर हजारों की संख्या में उतर आए। जिस आंध्र प्रदेश में कांग्रेस करीब करीब खत्म सी माने जाने लगी है, दो ही राजनीतिक ताकतें हैं, चंद्रबाबू और जगन। वहां कांग्रेस के जो यूथ हैं, कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस वाले, उनकी संख्या, उनका जज्बा देखकर नतीजा कुछ भी आए, पॉजिटिविटी तो जरूर आ रही है। पुलिस भी वहां पर पस्त नजर आ रही है, पसीने पसीने नजर आ रही है। हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे। और जरा ज्ञानेश कुमार की कारस्तानियों पर जो कुछ कुछ झलकियां एक एक दिन में आ रही हैं, वो झलकियां भी दिखाएंगे। हेमंत जी को लाइए स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। जब देखिए आपके चंद्रबाबू, आप लोगों के चंद्रबाबू टेक्नोक्रेट, भारत में सबसे ज्यादा तकनीकी दक्षता वाला मुख्यमंत्री। लाइए जरा, दिखाइए भैया ट्वीट। आंध्र प्रदेश यूथ कांग्रेस वर्कर्स हिट द स्ट्रीट्स टुडे, exposing how the SIR model has become Modi and Gyanesh Kumar's latest tool to steal the people's mandate. The BJP ECI nexus stands exposed. आंध्र प्रदेश। लाइए विजुअल प्ले करिए, देखिए विजुअल। हाँ, ऑडियो मत ही खोलिए, ऑडियो रहने दीजिए, क्योंकि ऑडियो में बहुत सारा, ये देखिए पुलिस चारों तरफ से पुलिस है, और इस गुत्थम गुत्थी में पुलिस वाले फिर भी नाकाम से नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियोग्राफी बड़े जोर शोर से हो रही है। आप एक एक विजुअल के एक एक फ्रेम पर हम लोग का काम ही देखना। वीडियोग्राफी जोर शोर से नजर आ रही है। कई बार ये कैमरे डराने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि इन कैमरों में कैद लोगों का बाद में हिसाब किया जाएगा, जो हिसाब हरियाणा में शुरू भी हो चुका है। हरियाणा में भिवानी और कई जिलों से खबरें हैं कि घरों में जा करके पुलिस उठा रही है वहां से यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं। अब पुलिस उठाए, ये हमारे लिए अभी भी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यूथ कांग्रेस, कांग्रेस इतनी इतनी निर्जीव सी हो गई, अगर यूथ कांग्रेस एक बार खड़ी हो गई ना, जिसका सत्यानाश कई लोगों ने मिलकर किया है, सामूहिक रूप से किया है, यूथ कांग्रेस और सेवा दल फिर कांग्रेस को खड़ी कर देगी। अगर ये यूथ कांग्रेस और सेवा दल, जो इसका इतिहास रहा है ना,
उसके आधे खड़े हो जाए तो भी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकटपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाएंगी। जब इंदिरा जी को इस देश ने खारिज किया था 77 में, तो 80 में यही यूथ कांग्रेस थी, कंधों पर ले आई थी इंदिरा गांधी को, देश के तख्त पर फिर बैठा दी थी। लाइए अगला ट्वीट दिखाइए, फोटोज दिखाइए, ये दिखा दे, फिर हेमंत भाई के पास चलें। From state to state, SIR-driven fraud has become Modi and Gyanesh Kumar's new weapon to steal the people's votes. Andhra Pradesh workers, Youth Congress workers, hit the street today, exposing the BJP ECI's coordinated vote rigging machinery. SIR का नाम बहुत अच्छा किसी ने दिया है, SIR साइलेंट इनविजिबल रिगिंग। दिखाइए फोटोग्राफ, दिखाइए जरा फोटोग्राफ लाइए। ये देखिए, ये पूरी सड़कें फुल थी बिल्कुल। आपको जो दिख भी रहा होगा वो थोड़े छोटे फ्रेम में भी विजुअल को समझने वाले लोग समझ लेते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये फोटोग्राफ सब हाँ हो गया। चलिए अभी हम आपको बिहार की भी कुछ झलकी दिखाएंगे, लेकिन पहले हम इस पे चलते हैं जरा हेमंत जी के पास। बिहार की झलकी कुछ नहीं है, कुछ और भी आया है। आप कल्पना करिए ना, ये सब कभी होता नहीं है। कोइंसिडेंस भी हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं थोड़ा जा करके पीछे, क्योंकि बहुतों चुनाव देखा, बैलेट के जमाने से और अब तक देख रहे हैं। सेशन के जमाने से देखना शुरू किया था जब पहली बार देश में चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम जाना था लोगों ने। और दुर्भाग्य है कि हमने सेशन को देखा और सेशन को देखने के बाद आज ज्ञानेश कुमार को देखना पड़ रहा है। खुद पे कई बार शर्म आती है। ऐसा काहे को जीवन दिए कि उसी में हम टीएन सेशन को देखे थे। हम लोग तो अपने युवावस्था में सेशन साहब का नाम लेते थे कि तरीके टीएन सेशन जैसा आदमी आया, देश एकदम राइट टाइम कर दिया। और उसी समय, मतलब उसी जीवन काल में उत्तरार्ध में हम देख रहे हैं ज्ञानेश को। हालत देखिए आप। तो वो हम दिखाएंगे झलकी। दो प्रत्याशी एकदम एग्जैक्ट सेम नंबर। ये तो कई आए थे कि 150 वोट आगे पीछे, 1,22,400, 1,22,500, 1,22,000, 350, ऐसे 6 प्रत्याशियों के। यही बहुत कुछ संदेह पैदा करता है। और संदेह क्या पैदा करता है, देश को यकीन हो चला है, लेकिन समस्या यह है कि अब इस देश में नागरिकों की सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन पहले आंध्र प्रदेश, हेमंत भाई, आंध्र प्रदेश, क्या नायडू को देखिए, किसी को भी, किसी भी राजनेता के लिए दूसरा राजनेता या उसका करियर महत्वपूर्ण नहीं होता है। और नायडू ने अपने राजनीतिक करियर को, अपनी जमीन को बचाने के लिए बहुतों को गच्चा दिया है। बहुतों को गच्चा दिया है। आपको पता होगा, मोदी हाथ पकड़ते रहे थे और मोदी का हाथ झटक दिया था यही चंद्रबाबू नायडू ने, हाथ झटक दिया मंच पर। आज चंद्रबाबू नायडू के प्रदेश में सड़कों पर हजारों अगर यूथ हैं, तो ये अच्छे संकेत तो नहीं है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है या सब चलता है? जी भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो 175 सीट है कुल। और 175 में से 135 सीट अकेली टीडीपी की है, 77% सीट्स। और भारतीय जनता पार्टी की सीट अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 8, सिर्फ 8 175 में से। लेकिन आपको पता है कि वो एक्सपेंशन करने के मामले में, मतलब चाहे जीरो से करे, जो भी करे, जिस रूप में करे। केरल में भी एक लोकसभा की सीट जीत के बताइए, बाकी तो छोड़ ही दीजिए सारा काम। तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो चुनाव आयोग बेसिकली एक इंडिपेंडेंट रेफरी था चुनाव कराने का, वो आज की तारीख में एक टूल बन गया है मोदी और शाह के रिजीम को स्टेब्लिश करके कंटिन्यू करने का। ये चीज देखनी पड़ेगी आपको। जहां 77% टीडीपी की सीटें हो विधानसभा के अंदर, जिस स्टेट के अंदर मतलब इनका कोई गुंजाइश उस शक्ल में है ही नहीं। बात या तो वाईएसआरसीपी है या ये है, उसके अलावा कोई लंबी चौड़ी कहानी छिटपुट जो भी है। कांग्रेस का भी वैसा सा ही हाल है, कोई बहुत महान काम कांग्रेस का भी नहीं है, जीरो ही है लगभग। तो सवाल वो नहीं है आशीष भाई। सवाल जो मैं आपको एक बात, हमेशा से एक बात कहता हूं कि आशीष जी, एक चीज से डरिएगा, जिस दिन ये गुस्सा सड़कों पर दिखने लगेगा। तो क्या वो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हरियाणा जैसी प्रदेश के अंदर, जहां कांग्रेस इतने गुटों में बटी हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वहां भी जो मोदी और शाह के फोटोग्राफ्स के साथ जो कुछ हो रहा है, हमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से धरपकड़ हो रही है कि सरकारी योजनाओं का वो था, उसको डिस्टर्ब वो कर दिया,
जो डिसऑनर कर दिया, एक तरीके से रंग पोत दिया और ये सारी चीजें कर दी, और उस पर पुलिस का जबरदस्त वो चल रहा है। तो ये कितनों को पकड़ोगे आप? एक मूल चीज आपको समझनी पड़ेगी हम सबको, कि जो आपने 11.5 साल में इस देश में एक काम सक्सेसफुली किया मोदी शाह ने, और कोई किया चाहिए, कि हर आदमी को जेल का डर दिखा दिया कि पता नहीं यार, वो भी गया वो भी गया, कब तेरा हाँ। नंबर आ जाएगा। अब जो मैं आपको एक बात कहता हूं ना कि आशीष भाई, ये SIR, ये चुनाव, ये कहानियां, ये मैनिपुलेशंस, ये अब गए जमाने की बातें होने जा रही है। कर लीजिए आपको जो कुछ करना है भाई। 90% स्ट्राइक रेट आप कर चुके ना, 93 कर चुके, 90+ कर चुके, और क्या बचा हुआ है? तो यूथ को धीरे धीरे समझ में आने लगा है, टू दैट एक्सटेंट के हरियाणा जैसा प्रदेश जहां इतने गुटों में कांग्रेस बैठी हुई है, वहां भी लोग, चाहे बीके हरिप्रसाद के गुस्से के बाद ही आए, लोग आने लगे हैं ना। और देश का सबसे बड़ा जो दिक्कत में है वो यूथ ही है। यूथ ने ही सबसे ज्यादा मोदी को उछल उछल के वोट दिए थे, और वही आज सबसे ज्यादा डिसएंचेंटेड है, असंतोष उसके अंदर है। तो जो हम बात कहते हैं कि ये सारी लड़ाई सड़कों की है, तो ये वो रास्ता बनने लगा है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है आशीष भाई, कोई कुछ भी कहता रहे, चुनाव आयोग के ऊपर जो जो आरोप लगे हैं रिसेंट टाइम्स में, आप देखिए, आप महादेवपुरा का कोई जवाब दे दिया क्या चुनाव आयोग ने? कोई आनंद का नहीं, दे कोई दिया, जवाब ना। हरियाणा का दे दिया, बिहार को लेकर के कितने सवाल उठ रहे हैं, किसी का जवाब दे दिया क्या? कि जहां SIR में मैक्सिमम वोटें काटी गई, वहां 80% सीटें बीजेपी और JDU जीत गए। बिहार के अंदर ये है, हमने उस पर बाकायदा चर्चा भी की, 128 सीटों पे कैसे जीते हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि भाई वोट से तो ये मान नहीं रहे, किसी की डालो आप। वो जो प्राकला साहब कह रहे थे, प्राकला साहब आजकल बड़े मुकर हैं बिहार को लेकर के, विद डेटा एंड एवरीथिंग। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज आप कब तक कंटिन्यू कर लोगे? और पहले तो थोड़ी बेशर्मी और बेहूदगी किया करते ज्ञानेश कुमार, कि कुछ कुतर्क वगैरह किया करते, लेकिन महादेवपुरा, आनंद और हरियाणा के मामले में तो उन्होंने वो भी चुप्पी साध ली, कंप्लीट चुप्पी साध ली। बिहार को परिणाम को लेकर के चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? बताया क्या जो जितने सवाल उठ रहे हैं, 128 सीटों में ये खेल हुआ है, कहीं जवाब नहीं दे रहे वो। तो ये जवाब ना देने वाली टेक्नोलॉजी उन्होंने मोदी से सीख ली, कि 11.5 साल में जब उनका बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजारा हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है। तो ये जो चीज है ना, अभी आपने देखा किस तरीके से अपने क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश पूरे गर्म हो रखे इस मामले को लेकर के। दिल्ली उन्होंने बयानबाजी, वो सारी चीजें शुरू कर दी, एक सड़कों पर उतरने की बात और वो सब कुछ। उधर से तेजस्वी ने सारे डेटा जुटाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में 3.5 लाख काटे और 25,40,000 जोड़े, वो सारा खेल सामने आ गया। और ये दिल्ली वाली रैली 14 तारीख को है, ही आपको पता है, 14 तारीख को, अगले महीने 14 को है। पार्लियामेंट सेशन में ये विपक्ष का मजाक उड़ाएंगे, ये भी तय मान के चलिए, चेयर की मदद से। उनकी कोई बात मानी ना, कभी पहले गई 11 साल में, ना आप मानेंगे। लेकिन जो ये सड़कों की लड़ाई में कन्वर्ट होता जा रहा है ना, ये ज्ञानेश वानेश तो ढूंढने नहीं मिलेंगे आपको। असली दिक्कत है भाजपा का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी और शाह के बाद भाजपा कोई नाम लेवा ना बचे? भाई अब तक तो बहुत थोड़े लोगों को ये पता है कि राइट विंग की इस देश में सोच क्या है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। कोई हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं चाहिए इनको। मुझे और आपको गाय बांधने के लिए कहते हैं, इनके घरों में कुत्ते बंधे हुए, और कुत्ते भी विदेशी नस्ल के। ठीक, मुझे और आपको स्वदेशी कहते हैं, इनके सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। कि अब मैंने आपको पूरी लिस्ट भी दी थी किस किस वाजपेयी के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। हमें संस्कृत और गोबर पट्टी सिखा रहे थे ये सारे के सारे। तो अब यूथ को एक बात समझ में आने लगी है कि यूथ अब डिसएंचांट कंप्लीटली हो गया है, केवल एक गठित संगठित होने वाली बात है। ठीक, तो स्टेट वाइज जब इस तरह की चीजें, हरियाणा के अंदर आपने कब यूथ का एजिटेशन देखा था लास्ट, बता दीजिए। खट्टर साहब 9 साल ऐश काट के चले गए। अब भी, अब ये क्या होने लगा है, अब ये मुट्ठी खुल गई। ये जो हर स्टेट में सारी गंद करने के बाद भी यही जीतते थे, वो सारी मुट्ठी खुल गई है। और जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये लड़ाई सड़क की है, तो ये सारा का सारी दिशा उस तरफ जाएगी। कितनी जेलों में भर दोगे भाई आप? जेल का डर जिस दिन निकल गया, उसके बाद जेल की कहां समस्या है? फिर समस्या सरकार की है, समस्या सरकार की है। फिर कल ही मैं एक खबर देख रहा था कि हरियाणा के एक नए DGP आए, कार्यवाहक। उन्होंने कह दिया कि जितने भी ये इस तरह के जो थे ना हिस्ट्री शीट, इनको सबको पकड़ के जेल में डालो। तो खबर छपी हुई है कि जो DGP के इस अभियान से जेलों की समस्या बढ़ गई है, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है लोगों को रखने की। तो जिस दिन ये यूथ स्वतः स्फूर्त आंदोलन के जरिए जेलों में जाने लगे, तब क्या करेगी पुलिस, और क्या करेगा प्रशासन, और क्या करेगी सरकार? भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको बाज आ जाना चाहिए। आज आंध्र का कुछ दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश तैयार बैठा है,
बिहार के अंदर डॉक्यूमेंट जुटाने की तैयारी हो गई, क्योंकि आपको पता है 45 दिन रिजल्ट के डिक्लेरेशन से आपको इलेक्शन पिटीशन में जाना होता है। हरियाणा में आपने देखा कि 90 सीटें हैं, 19 लोगों ने इलेक्शन पिटीशन दायर की है। कभी सुना था आपने? 90 में से 19, 90 में 19, कभी कभी हुआ ही नहीं। 20% ज्यादा। हाँ, हाँ हाँ, 20%। कभी नहीं होता था। 90 में 2 पिटीशन 3 पिटीशन, कोई क्लोज कंटेस्ट की है तो हो गई, उस तरह की चीजें होती है। हाँ, तो 90 में से 19 का मतलब समझ लीजिए ना क्या है। और उसके बाद जो खन्ना साहब ने ऑर्डर किया था अपने उस बेंच में कि चुनाव ईवीएम का उसका करो, उसकी मेमोरी का ये करो, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें बेसिकली, ये मामला अब गर्म होने लगा है और हर आदमी को ये समझ में आने लगा है। जो कल आप बात करते हैं कर्नाटक के अंदर 1.25 करोड़ हस्ताक्षर आए हुए हैं वोट चोरी के खिलाफ। 1.25 करोड़। हर स्टेट से लाखों 5 करोड़ का टारगेट रखा था, लेकिन उसमें है बहुत ज्यादा, 5 करोड़ से कहीं ज्यादा है, ट्रकों में आ रहे भाई। 3 स्टेट आज हमने कार्यक्रम किया है हेमंत भाई, और 3 स्टेट, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जोड़ करके 2 करोड़ 60 लाख हो गए। उस एग्जैक्टली। हिसाब से 10 करोड़ पार कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो इनको अभी ये लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी ये सब चलती जाएंगी जो विम्स और फैंसी चल रही है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि ये लोगों की पेशेंस को जो टेस्ट कर रहे हैं, खासतौर पे यूथ की, वो इनको इतना भारी पड़ेगा कि कहीं इनका कोई नाम लेवा ना बचे। चुनाव आयोग वगैरह की तो जो साख थी 1952 से लेकर के, वो 2019 के चुनाव में उसका सत्यानाश होना शुरू हो गया था। लोकसभा चुनाव में जो पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे, ये चुप बैठे थे। तो वहां से जो उसका डिटेरिएशन शुरू हुआ है, अब बिहार जाते जाते वो 90% प्लस हो गए। और आने वाले चुनाव में अब पूरा टारगेट बंगाल पे है जिस तरीके से, लेकिन वहां ममता बैठी हुई है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है। इनको मुझे लग रहा है कि ये भारी दिक्कत में फंसने वाले हैं अगर इन्होंने अपने रास्ते नहीं चुने, जो ठीक नहीं किया ना, जो इनका जो भी तरीका है। और यूथ अगर एक बार फैल गया तो उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये पड़ोस के तमाम देशों के अंदर इसका उदाहरण सामने आ चुका है। ये ध्यान रखना चाहिए इन सबको। देखिए, 2 बात है। जेल की बात है, ये जेल बहुत महत्वपूर्ण है जो हो रहा है ना, जैसे आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, असम में। आज असम की तस्वीर बड़ी वो थी, असम में गुवाहाटी की सड़कों पर सब यूथ है। जेल होती किसके लिए, किसको भय में डालने के लिए? जेल से जनता को जरा भी रत्ती भर भयभीत होने की जरूरत नहीं होती है। जेल से अपराधी डरते हैं। मतलब एक सामान्य समाज में, जो समाज स्वस्थ है, अगर समाज बीमार है और स्वस्थ है, उसके लिए उसका जो ब्लड टेस्ट करना है, तो मैं खाली ये बता रहा हूं, आप इसे टेस्ट कर लीजिएगा। और दुनिया के किसी भी सोसाइटी को, जिस समाज में जेल की वजह से जनता निर्भय महसूस करती है और अपराधी भय महसूस करते हैं, वो स्वस्थ देश और समाज होता है। जिस देश में जेल की वजह से अपराधी बिल्कुल भी भय में नहीं होते हैं और जनता भय में होती है, जो आज भारत में है। अपराधियों को जेल डालो, वो देखो अनंत सिंह को डाला था, सूटकेस लेके सिपाही उसका जा रहा था और टेबल फैन टांग करके। यहाँ पर अपराधी को कहो जेल जाना है, अरे वो सिपाही से आगे आगे चलता है, सिपाही पैर पीछे होते हैं, वो आगे आगे चलता है, आओ लेके आओ सामान में रखो, चलो लाओ, कल से यही खाना पानी दो, और बाहर का नेटवर्क तो चलते रहेगा। आपने एक नहीं 1000 उदाहरण, रोज जेल में कहीं वीडियो आता है, कहीं ऑडियो आता है, कहीं दावत उड़ाते हुए। तो अपराधी का भय खत्म हो चुका हमारे यहाँ। अब हमारे यहाँ जनता को जेल से डराया गया है। जनता डरती है जेल से कि यार कहीं जेल न डाल दें, अगर हम बोलेंगे तो सरकार के हम आम आदमी है, हमारा तो कुछ नहीं है, जेल में डाल देंगे। लेकिन इसी के आगे कड़ी एक और भी बताना जरूरी है। जेल का भय जब जनता में खत्म हो जाता है, तो देर या सवेर आजादी मिलती है। जेल का ही भय खत्म हुआ था गांधी जी के सत्याग्रह से। 1910 9-10 में जब सावरकर गए थे, तो जेल से डरने वाले लोग थे, माफी लिखते थे। वही दौर था 1910 से 1920 के बीच, 1919-20 के बीच मार माफी नामक ढेर लगा दिया था, स्याही खत्म कर दी थी सावरकर ने। लेकिन जब गांधी का सत्याग्रह का दौर आता है, तो भारत के युवाओं के मन से, भारत के किसानों के मन से, भारत के आम आदमी के मन से जेल का भय खत्म हो जाता है। अंग्रेज जेल डाल देंगे, अंग्रेज भी सताते थे, जेल डाल देंगे, लाठी मारेंगे, भय खत्म हो गया। तो 1919 का आंदोलन शुरू होता है, 1919-20, फिर और 47 आते आते भागना पड़ता है उनको। उठाओ जेल में डालो, कोई फर्क ही नहीं है जेल जाने वाले को।
जेल में प्राण गंवाने में कोई नहीं हिचका। जेल में प्राण गंवाया तो प्राण गंवाने वालों को नहीं फर्क पड़ा। तो जेल का भय अगर आम आदमी में खत्म हो गया तो आप देर मानिए सवेर मानिए आजादी मिलेगी। हेमंत भाई, मैंने परिस्थितियों जो रहा उसी का वो किया और बिल्कुल जो मुझे 100%। लगा कि हाँ, तार्किक मूल्यांकन। अब आपको मैं एक दो फोटो दिखाता हूं, देखिए क्यों क्यों आज ये नौबत है। जब दो फोटो है दिखा दीजिए भैया, दोनों फोटो गौर से देखिएगा हेमंत भाई। ये कौशल किशोर हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये जीते हैं जो है चुनाव। इनके नंबर ऑफ वोट्स देखिएगा, 1,07,811। अगली फोटो लाइए, 1,07,811। अब देखिए केदार प्रसाद गुप्ता, इनका वोट देखिए 1,07,811। ये और ये आंकड़े हैं 6 प्रत्याशियों का। हटा दो भैया, 6 प्रत्याशी हम चला चुके हैं, 6। और वो 6 जब हम चलाए थे तो 6 थे, बाद में वो नंबर शायद 8 भी हो चुका है। मतलब मैं 6 का तो फोटो स्क्रीनशॉट चलाया हूं। 1,22,400 से 1,22,600 के बीच चुनाव। आप भी अभी हमने शुरुआत इसीलिए कहा था कि टीएन सेशन के जमाने से, बैलेट के जमाने से और बटन के जमाने तक हम लोग देख ही डाले इतना चुनाव। हरियाणा देख रहे हैं, हरियाणा के बाहर भी पत्रकार के रूप में आप भी जाके देखते हैं। बताइए किसी चुनाव में ऐसा हुआ हो कि 6-8 सीट 10 सीट ऐसी हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो है पॉकेट में वोट्स आ रहे हो। विजयी प्रत्याशी 1,22,400, 1,22,405, 1,22,407। नहीं तो मैं आपको कितने सालों से एक बात जो कह रहा हूं वो क्या है कि ये डेटा मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज है। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इस तरह के रिजल्ट। ये हाँ, मैकेनिकल रिजल्ट है, ये मैकेनिकल। अरिथमेटिक रिजल्ट, ये अरिथमेटिकल रिजल्ट है। दीज आर नॉट ह्यूमन वोट्स, दीज आर मैन मेड वोट्स। प्लीज अंडरस्टैंड। आशीष चित्रांशी वोट डालेंगे, मेरा आपका 10 लोगों का वोटिंग पैटर्न कभी सेम हो ही नहीं सकता। और नहीं हो इतनी सकता। इतनी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर जो प्राकला साहब ने जो इतने डिटेल्स वो दिए हैं, उन्होंने तमाम स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि सेम डिजिट कैसे हो सकता है तमाम कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर। तो मैकेनिकल रिजल्ट है भाई। वो वैसा रिजल्ट नहीं है जो स्वाभाविक नेचुरल तौर पे जो रिजल्ट दर्ज होते थे, वो रिजल्ट नहीं है ये। वी हैव टू बियर विद दिस। और ये सारी चीजें देखिए, आज की तारीख में आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में इतने जज बैठे हैं, तमाम हाई कोर्ट में बैठे हैं, क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके नोटिस दे दिया हो? ना, कोई एक। ठीक। एक जज साहब थे जबलपुर में जिसपे अपने शो भी किया हमने, कि छत्तीसगढ़ के मंत्री ने अपने जो ऑपरेशन सिंदूर वाली जो अपने कर्नल थी, कर्नल कुरैशी, मध्य प्रदेश मंत्री, हाँ, मध्य कर्नल प्रदेश। कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, हाँ, उसके विजय शाह। मामले में, हाँ विजय शाह, उसके मामले में उन्होंने सुओ मोटो ले लिया था कॉग्निजेंस। कहाँ चले गए वो जज साहब की बदली कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने सारे मंगा लिए। ये ज्यादा नहीं चला करता। समस्या क्या होगी आशीष भाई, मैं जिस बात से चिंतित हूं, ये सड़कों वड़कों पे आना, ये लोकतंत्र का जब इवॉल्व होना होता है ना, तो उसमें सारी चीजें चलती हैं। हमारे यहाँ 1947 में ही देश में आजादी आई है, तो अभी उतना लंबा समय अमेरिका की तरह हमारे इंस्टीट्यूशन उतने मजबूत क्यों नहीं हुए? क्योंकि इस तरह के लोगों ने 11.5 साल बर्बाद कर दिए देश के आके सत्ता में। ठीक। हर चीज को इन्होंने धोखे रख दिया। चिंता किस बात की है कि जब सारे इंस्टीट्यूशन डाउटफुल हो जाएंगे ना, एजेंसियों का सत्यानाश आप कर चुके हो, ठीक, विधायिका की जो आपने स्थिति कर दी है, कार्यपालिका की जो स्थिति है, न्यायपालिका अपनी गति को खुद ही प्राप्त हो रही है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग के आप देख रहे हैं, होगा क्या? ये इसको सिविल अनरेस्ट की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहे हो आप। भाई जिस स्टेट के अंदर कोई कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है विधानसभा के अंदर, वहां के यूथ इतनी बड़ी संख्या में मैदान में उतर रहे थे, आपको ऐसा लगता है खाली वैसे ही है क्या ये? है? हरियाणा में जहां इतने गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, वहां इतने बड़े पैमाने पे प्रदर्शन शुरू हुए, तो वैसे ही है क्या ये? कहीं ना कहीं वो दुख है ना लोगों में कि यार हमने किसको वोट डाला था, ये हो क्या रहा है? तो इनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये सीआरपीएफ, ये पैरामिलिट्री, ये सारी चीजें, ये भी लोगों के बीच में से ही गए हुए लोग। मेरे और आपके भाई बंधु हैं वो भी सारे, वो कहीं बाहर से नहीं आ गए हैं वो लोग। तो वो कितने लोगों पे क्या क्या कर पाएंगे? ये सत्ता जो है, इसको लाठी के दम पर आप लंबे समय तक नहीं चला सकते। चुनाव आयोग के जरिए अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन अब ये सारा खेल खुलने लग गया आशीष भाई।
मध्य प्रदेश हुआ आपने तब जिक्र किया, छत्तीसगढ़ हुआ आपने तब बताया, हरियाणा हुआ तब बताया, दिल्ली बताया, अपने महाराष्ट्र बताया और बिहार में सबके सामने है। तो लोग कब तक झेलेंगे इसको? और वेस्ट बंगाल की तो आपको स्थिति पता है जिस दिशा में काम जा रहा है। तो आप क्यों इस तरह की चीज को इनवाइट कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है? डेमोक्रेसी में उस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात को केवल सोचना चाहिए। और ये जो जितने ज्ञानेश गुप्ता टाइप के हैं ना, ये तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। चिंता भाजपाइयों को करनी चाहिए, चिंता आरएसएस वालों को करनी चाहिए कि तुम्हारा क्या होगा। वो जो फिल्म थी ना, उसमें तुम्हारा क्या होगा कालिया, वो कहा करता ना, वो स्थिति की तरफ ये ना चले जाए। मुझे चिंता उस बात की है बस। चलिए, हम इनकी क्या चिंता करें, हमें तो चिंता लोकतंत्र और संविधान का है, वो बच जाए, ये विलुप्त हो जाए तो क्या फर्क है। विलुप्त, ऐसे लोगों का विलुप्त होना भी जरूरी है संविधान और लोकतंत्र के लिए। अगर वाकई कोई कहे कि भाई क्या काम ना करो, तो हम कहेंगे ऐसे लोग विलुप्त हो जाएं, बिल्कुल विलुप्त हो जाएं। और ये अफसर, ये तो आज देखिए आप, राजीव कुमार का था पता नहीं है, कल को ज्ञानेश कुमार का था पता नहीं होगा, यही लवासा, रावत, कुरैशी, यही जो हमारे पुराने हैं जो है। अब ये इनको तो हम अपने बुजुर्ग योद्धा कह सकते हैं, युवा योद्धा नहीं है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी देखिए, रिटायर होने के बाद भी वो हर जगह नजर आ रहे हैं, हर जगह। सवाल इनसे है, सवाल इनसे है, जवाब वो बेचारे तलाशते नजर आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्हीं को सुन लो, अपने अपने पुराने जो तुमसे सीनियर हैं, जिनके रास्ते पे तुम आए हो, उन्हीं से पूछ लो वो क्या कह रहे हैं। बोला था अभी ना कि चल के 0-0 दिखा दे, नॉनसेंस बात कर रहे हैं, भाई हम ही को लेके चलो, दिखा दो 0-0-0 कहां पर है, कैसे स्टेब्लिश करोगे। मैं सुना उसको, कुरैशी साहब ने जो कहा था, सुना उसको कि कैसे हमारे पास आए लोग, सिविल सोसाइटी के लोग आए, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन के लोग आए, बताए कि भाई इनको ये भिखारी है या वो है बगैर से इनके मताधिकार का। और ये हमने बहुत पहले चर्चा में किया था। तो उनके लिए एड्रेस कैसे हुआ कि फ्लाईओवर या मेट्रो स्टेशन है तो पिलर नंबर, ताकि उस पिलर नंबर पे रोज सोते हैं, उनका भी जगह फिक्स होता है, तो उस पिलर नंबर पे जाके वेरीफाई कर पाओ। 0-0 वहां भी नहीं हुआ था। ये तो पूरे देश को ही, ये दिमाग को जीरो करने की कोशिश कर रहा है ना ये। कल को राजीव कुमार जी से भाप बन के उड़ जाएगा। खैर चलिए, हम तो आज भी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र और संविधान हमारा बचेगा, अक्षुण्ण रहेगा। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।